बिहेवियर, ये पार्ट क्या बात कर रहा है आपका कि एज अ कस्टमर आप कैसे रिएक्ट करते हो या आपका बिहेवियर क्या होता है अलग अलग टाइम पे आपके डिमांड या सेटिस्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पे बोला कंजम्पशन इज डिफाइंड, पहले कंजम्पशन का मतलब बताया, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट बाय यूज ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स को यूज करते हो तो आपका वांट, आपका इच्छा कितना सेटिस्फाई होता है, इसको बोलते हैं कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन का 3 फैक्टर्स है। प्रेजेंट इनकम पे भी आपका कंजम्पशन डिपेंड करता है, फ्यूचर इनकम पे भी डिपेंड करता है, और वेल्थ कितना आपके पास उस पर भी डिपेंड करता है आप कितना कंज्यूम करो। ठीक है, अगर आपका अभी इनकम आई है तो आप कंज्यूम ज्यादा करोगे। अगर आपको लग रहा है आपका फ्यूचर में ज्यादा इनकम आने वाला है तब भी आप कंजम्पशन ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है बाद में तो पैसा आ ही जाएगा। और अगर आपको लगता है आपके पास वेल्थ बहुत है, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी वगैरह है, तो आप ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो। मतलब सर मेरे को लग रहा है मतलब पैसा या कमाई बहुत है तभी हम, या कमाई बहुत आगे आ जाएगा तो ही हम अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे। एक टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है, ये अल्फ्रेड मार्शल लेकर आया था ये टर्म। कितना प्राइस आप देने को तैयार हो और कितना अभी बाजार में प्राइस है, हाउ मच यू आर विलिंग टू पे एंड व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस। एक प्रोडक्ट आप बाजार में लेने के उसका दाम है 180 रुपया, आप लेकिन 200 देने को तैयार थे। मतलब आपको लगा था बाजार में मिले तो हम 200 में ले लेगा, लेकिन बाजार में दाम 180 है, आप 20 रुपीज सरप्लस में, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और यही अगर आप लेने जाते, बाजार में दाम 180 है, आप लेकिन सोचते थे 150 तक होगा तो ले लेंगे, तो आप कंज्यूमर डेफिसिट में चलेगा। ठीक बात, इसी कंसेप्ट को लेकर लोग टॉपिक बनाया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी बोल के एक चैप्टर बनाया। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट में आपके इच्छा को पूरा करने का कितना ताकत है। हम इसमें आपका भलाई ये सब का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इच्छा पूरा करने का ताकत। अगर एक प्रोडक्ट में आपका इच्छा पूरा करने का ताकत है तो उस प्रोडक्ट का आपके लिए यूटिलिटी है, वरना नहीं। ठीक है ना, इसी के ऊपर एक लॉ लिखा गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि अगर हम कोई चीज का कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेरा यूटिलिटी, एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो हमको मिलेगा, मार्जिनल मतलब एडिशनल, तो जितना हमको एडिशनल यूटिलिटी मिलेगा वो गिरता चला जाएगा। यही बात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी एक्सप्लेन दैट एक कॉमन एक्सपीरियंस, एक नॉर्मल आदमी का हैबिट होता है, यही होता है बेटा। अगर आप 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिए, 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिए, अब आपको ऑब्वियस बात है तीसरा चौथा ग्लास आते आते अब आपको और उसमें मजा नहीं आ रहा होगा जितना पहला में आया। मतलब हर बार एक्स्ट्रा कंजम्पशन पे आपका यूटिलिटी फॉल कर रहा है। यही बात बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी मिलेगा हमको अगले आइटम से, अगले यूनिट ऑफ कंजम्पशन से, वो मेरा रिड्यूस होता चला जाए। So according to this law, when a person goes on increasing the consumption of any one commodity, the additional utility derived from the additional unit goes on diminishing. That is why it is known as law of diminishing marginal utility. ठीक है, ये अल्फ्रेड मार्शल इसको डेवलप किया है। तो मार्शल यही बात बोला था, एडिशनल बेनिफिट which a person derives from increase in stock of anything diminishes with every increase in the stock. जैसे जैसे तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ता जाता है कोई एक पर्टिकुलर सामान का या थिंग का, तुम्हारा यूटिलिटी उसके लिए गिरता चला जाता है। तो इस बात को समझाने के लिए वो कंसेप्ट ऑफ, पूरा लॉ का कंसेप्ट को एक्सप्लेन कैसे किया, वो बोला चलो हम लोग मानते हैं यूटिलिटी 2 टाइप का होता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर आइटम का जितना आइटम आपके पास रखा हुआ है अभी, मान लो मेरे पास अभी 10 मैंगोज है, तो 10 का 10 मैंगो अगर हम खा लें तो मेरे को टोटल कितना सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, यही है टोटल यूटिलिटी। एक सामान का गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी
अगर हम कंज्यूम कर ले, मेरे को टोटल कितना सेटिस्फेक्शन है। ट्यू का फॉर्मूला एक बार मत याद करो, पहले मार्जिनल का याद करो, तब ट्यू याद हो जाए। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? सर एडिशनल यूनिट को जब कंज्यूम करें तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, मतलब एडिशनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है मेरे। हम 10 आम खाया, या चलो 8 आम खाया, मेरे पास 10 आम अवेलेबल है, हम 8 आम खाया, हमको 80 यूनिट का मजा आया। हम जैसे 9th आम खाया, मेरे को टोटल मजा आया 88 यूनिट। तो एडिशनल यूटिलिटी जो है वो कितना हुआ? 8। एक यूनिट कंज्यूम करने पे मेरा एडिशनल यूटिलिटी कितना हो रहा है? 8। यही है मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला, मतलब टोटल यूटिलिटी में कितना एडिशन हुआ। इसका 2 फॉर्मूला रखा है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन यूनिट या जो भी आइटम है। ठीक है, ये देखो ये तो हम किया था बेटा, चेंज इन ट्यू बाय चेंज इन यू। मेरा 80 से 88 टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ? 8। और 8 से 9 हुआ, यूनिट में कितना चेंज हुआ? 1। 8/1 यानी 8 आंसर आ गया एमयू का। एक और फॉर्मूला होता है ट्यू ऑफ एन माइनस ट्यू ऑफ एन माइनस 1। सर समझाइए। देखो एक बात देखो, एक चार्ट से समझाते हैं। पहले तो हमको ये बोला, मेरे पास मान लो यहाँ पे ये लेट्स से ये मैंगोज है, हम 1 मैंगो खाया, हमको टोटल मिला 40 का। 2 खाया तो 70, 3 खाया तो 90, 4 खाया तो 100, 5 खाया तो 100, 6 खाया तो 90। तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी पहला वाला फॉर्मूला से कैसे निकलेगा? चेंज इन ट्यू बाई चेंज इन यू। तो चलो ट्यू में कितना चेंज आया? 40 से 70 कितना चेंज आया? पहले इससे पहले कितना होगा? 1 के पहले सब 0 होता है सर, 0। तो ये 0 से 40 हुआ, कितना चेंज आया? 40 का। और 0 से 1 हुआ, कितना चेंज आया? 1 का। तो 40/1 आंसर आया 40। वैसे ही 40 से 70 हुआ, चेंज आया 30 का। 1 से 2 हुआ, चेंज आया 1 का। 30/1 30 हुआ। 70 से 90 हुआ, चेंज आया 20 का। 2 से 3 आया, चेंज आया 1 का। 20/1 20 आया। ये ऐसे ही चलता गया। एक और फॉर्मूला क्या है? ट्यू ऑफ एन माइनस ट्यू ऑफ एन माइनस 1। जैसे मान लो मैं ऐसे आपको पूछता हूँ, 4th यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी निकाल के दिखाओ इस नया दूसरा फॉर्मूला से। ट्यू ऑफ 4 माइनस ट्यू ऑफ 4 माइनस 1 माने ट्यू ऑफ 4 माइनस ट्यू ऑफ 3। तो 4 का ट्यू कितना है? 100। और 3 का ट्यू कितना है? 90। तो 100 माइनस 90, ये देखो 10 आ रहा है। ठीक है, ऐसे निकालते। तो दोनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में, हालांकि एमसीक्यू जब सॉल्व करना हो तो एक ही फॉर्मूला बहुत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार 4 फॉर्मूला देके बोलते हैं बता में से कौन सा फॉर्मूला राइट है। जैसे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया ट्यू ऑफ एन माइनस 1 माइनस ट्यू ऑफ एन, क्या ये राइट है? नहीं, क्योंकि सर एन माइनस 1 यहाँ होना चाहिए, है ना। तो ऐसे आपको पूछ सकते हैं। अब बेटा जी ये जो आप ट्यू एमयू निकालना सीख गए, सर अब ट्यू का फॉर्मूला नहीं बताया हमने, चलो आप बता देते हैं। सबमिशन ऑफ एमयू, एमयू जोड़ते जाओ ट्यू मिलता जाएगा। मान लो ये ट्यू का डब्बा गायब होता, तो देखो एमयू कैसे निकलता हो। पहले कितना था? 0। 0 प्लस 40 40 आएगा। 40 प्लस 30 70 आएगा। 30 प्लस 20 50 आएगा। 50 प्लस 10 60 आएगा। 60 प्लस 0 60 आएगा। 60 माइनस 10 50 आएगा, है ना। हम ट्यू एमयू को जोड़ता चला गया, क्यूमुलेटिव ऑफ एमयू, सबमिशन ऑफ एमयू, ये ट्यू का फॉर्मूला होता है। अब इस चार्ट से जब आया ना 40, एक मिनट गलती है, 40 प्लस 30 70 की जगह 30 लिखा। हाँ ठीक है मेरा बात। दोबारा यहाँ से लिखते देखो 0 प्लस 40 40 है। 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 0 100 और 100 माइनस 10 90। ठीक है,
मतलब जहां तक का आंसर चाहिए वहां तक का एमयू जोड़ लो। अगर हम आपको बोलते हैं हमको 4th यूनिट का टीयू निकाल के बताओ, आप 4th यूनिट तक जितना भी एमयू आया सब जोड़ लो। 40 + 30 + 20 + 10, ठीक है ना। चलो डायग्राम के लिए अगर कोई बोलता तो टीयू का डायग्राम क्या बनता? सर टीयू बढ़ तो रहा है, 0 से 40 हो गया, कितना बड़ा 40 ना, बट 40 से 70 हुआ तो 30 बढ़ा, 70 से 90 हुआ तो 20 बढ़ा, 90 से 100 हुआ सर 10 ही बढ़ा। मतलब पहले बढ़ने का स्पीड तेज है, फिर बढ़ने का स्पीड कम है। एक मिनट, गलती होगी। हमेशा ही बढ़ने का स्पीड गिर रहा है, ये ट्यूब, ठीक है ना। ये देखो हमेशा बढ़ने का स्पीड गिरे रहे। वो जो हम डायग्राम बना दिया था गलती से, वो टोटल कॉस्ट का था, टोटल टीपी का, सॉरी टीपी का, टोटल प्रोडक्ट का, जो अगला चैप्टर में आएगा। पर सर यहाँ ये नहीं है, यहाँ पे क्या है सर, आपका टीयू का बढ़ने का स्पीड क्या हो रहा है, हमेशा कर्वी, मतलब बढ़ने का स्पीड हमेशा गिरता चला जा रहा है, बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का स्पीड गिरते गिरते एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट होके गिर जाएगा, है ना। ये टीयू का डायग्राम हो गया। और एमयू का डायग्राम क्या बनता है सर, एमयू तो गिरता ही चला गया और एक पॉइंट में 0 होकर नेगेटिव हो, ठीक है। तो सर टीयू एमयू का रिलेशनशिप क्या हुआ? 3 इंपॉर्टेंट बात में इनका रिश्ता समझो। जब टीयू बढ़ रहा है, एमयू गिर तो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। जब टीयू कांस्टेंट हो रहा है, एमयू 0 हो रहा है, और जब टीयू गिर रहा है, एमयू इस पॉइंट के बाद नेगेटिव हो। ये 3 रिश्ते हैं, ठीक बात। तो यही बात आपको देखो यहाँ पे मेन पॉइंट्स में समझाया कि व्हेन टीयू इंक्रीजेस एमयू डिमिनिशेस लेकिन पॉजिटिव, व्हेन टीयू इज कांस्टेंट मतलब टीयू अपने टॉप पे पहुंच जाए, एमयू बिकम 0, एंड व्हेन टीयू स्लोप डाउनवर्ड यानी टीयू गिरे, एमयू बिकम्स नेगेटिव। लेकिन ये लॉ यही बोला है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, ठीक है। लेकिन ये लॉ को समझने के लिए सर 3-4 इंपॉर्टेंट बातें एज्यूम की। पहला, ये सब प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा, मतलब हमको आपको 10 आम दिए ना, 10 आम का साइज एक है, टेस्ट एक है, क्वालिटी एक है। हम आपको एट अ टाइम रिजनेबल साइज में सामान दे रहे हैं। हम एक आम एकदम छोटा सा टुकड़ा नहीं दिया आपको, एक ऐसा क्वांटिटी दिया है जिससे एक आदमी को खा के सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे अगर हम आपको पानी पिला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम आपको एक एक चम्मच करके पानी पिला रहे हैं। अगर एक एक चम्मच देगा तो सर पिछला सेटिस्फेक्शन गिरेगा नहीं सर मेरा। एक बार में हमको एक प्रॉपर ग्लास ऑफ वाटर दिया जिसको आप पिए तो आपको एक बार पेट भरा, मतलब रीजनेबल साइज होना चाहिए जो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। 2 यूनिट के बीच में जो गैप है, 2 यूनिट के कंजम्पशन के बीच में जो गैप है वो लगातार दे रहे हैं आपको, गैप में नहीं पिला रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आम अभी खिलाया, एक आम 3 घंटा बाद, एक गिलास पानी अभी दिया, एक गिलास पानी 4 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, तब तो सर सेटिस्फेक्शन गिरेगा थोड़ी ना। क्योंकि देखो बेटा लॉ क्या बोल रहा है कि सेटिस्फेक्शन गिरेगा जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएं। लेकिन बेटा एक गिलास पानी अभी पिलाया, एक गिलास पानी 3 घंटा बाद, तो ऑब्वियस बात है सर 3 घंटा में दोबारा प्यास लग चुका है, तो पिछले गिलास से मेरा सेटिस्फेक्शन गिरेगा नहीं सर, ठीक है। तो कंजम्पशन में गैप नहीं है सर। आप हमको छोटा छोटा क्वांटिटी में नहीं, प्रॉपर रीजनेबल साइज में आइटम दे रहे हो, और सारे आइटम का क्वालिटी, टेस्ट, साइज सब होमोजीनियस है, और उस प्रोडक्ट के लिए आपका भी टेस्ट बदला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आम खा के बोर हो चुके हो, तब तो ऑब्वियस बात है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल गिरेगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी काम नहीं करता। अगर हम आपको रेयर गुड्स, एंटीक पीसेस, आप बोलोगे और दे दो और दे दो, वहाँ आपका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा उसके लिए। सर हॉबीज, जो चीज आपका हॉबी है उसमें आपका सेटिस्फेक्शन गिरता नहीं, उल्टा और बढ़ता है। जैसे मान लो क्रिकेट खेलना मेरा हॉबी है अगर, तो हम पूरा दिन क्रिकेट खेल सकते, हमको टायर्डनेस नहीं आएगा।
या आएगा लेकिन मेरा मन नहीं भरेगा। हाँ तो सर हॉबी के केस में लॉ काम नहीं कर रहा। रेयर गुड्स यानी एंटीक पीसेस में लॉ काम नहीं करता। जिनको एंटीक पीस अरेंज करने का शौक है बेटा, उनको तो और मिलता है या तो लोग और ले गए। और खुश हो जाए। हाँ, मनी और गोल्ड में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम नहीं करता। हम आपको एक 100 का नोट दे के अगला 100 का नोट दें तो आपको कम मजा आएगा कि और आपका मजा बढ़ेगा ही? बढ़ जाएगी। बढ़ेगा ही सर। गोल्ड में भी सेम बात। बुक्स रीडिंग में बहुत बार ये लॉ काम नहीं करता। सर हम लोग एग्जाम बुक का बात नहीं कर रहे, उसमें तो नींद आता है। स्टोरी। स्टोरी बुक्स जोक्स का बुक, स्टोरी बुक्स। हाँ मीजर्स, जो लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं उनके लिए भी लॉ काम नहीं करता सर। ठीक है ना? हाँ ये काम का बात का। ये क्या पार्ट है? एक बात बोला यहाँ पे, डिमांड फोरकास्टिंग। एक सक्सेसफुल बिजनेस उस बात पे डिपेंड करता है कि तुम कितना जल्दी लोगों का डिमांड क्या होगा इसका अंदाजा लगा सको। अगर तुम डिमांड को प्रॉपर्ली फोरकास्ट नहीं कर पाओगे एज ए बिजनेसमैन, एज ए मैन्युफैक्चरर या एज ए ट्रेडर, तो तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तुमको बेटा ये समझना पड़ेगा ना, ये प्रोडक्ट का बहुत डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा। हाँ वो अगर तुम अंदाजा ठीक नहीं लगा सकते, फोरकास्ट मतलब एनालाइज करना, हाँ वो अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा बिजनेस को प्रॉब्लम होगी। सर फोरकास्टिंग का तरीका क्या होता है? तुम एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लो, मार्केट में सर्वे करवाओ, बायर्स में बहुत सारा ओपिनियन को एक साथ कलेक्टिवली एनालाइज करो, एक्सपेरिमेंट्स करके देखो और डेटा अरेंज करो कि ट्रेंड कैसा रहा है, पहले से डिमांड ऊपर जा रहा है कि पहले से डिमांड नीचे जा रहा है। ये सब चीजें तरीके होते हैं मार्केट को जज करने के। ठीक है? अगला टॉपिक आया बेटा सप्लाई। इजी चैप्टर है। सप्लाई का मीनिंग क्या है? एक सेलर या प्रोड्यूसर कितना विलिंग है एंड कितना उसका एबिलिटी है टू सप्लाई। जो सर डिमांड में बढ़े, यहाँ पे आप उल्टा बढ़ा। डिमांड में हम बायर का विलिंगनेस एंड एबिलिटी का बात कर रहे थे, हाँ सप्लाई में हम सेलर का विलिंगनेस और एबिलिटी का बात कर रहे हैं। बायर का एबिलिटी विलिंगनेस क्या चीज के लिए? उस चीज को खरीदने में। हाँ सेलर का उस चीज को सप्लाई करने में, बेचने में। दो पॉइंट सर कॉमन है, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अभी जो दाम चल रहा है उतना, उसमें तुम कितना बेचने को तैयार और अभी तुरंत कितना डिलीवरी देने को तैयार। यही होता है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सॉरी सप्लाई। अब वही सब फैक्टर्स पढ़ेंगे। सब पहला फैक्टर होता है सामान का दाम। अगर दाम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा सप्लाई करने को तैयार होंगे, अगर दाम कम है तो वैसे वर्ष हम सप्लाई कम करेंगे। मेरे बिजनेस का गोल क्या है? अगर मेरे बिजनेस का गोल है प्रॉफिट या मेरे बिजनेस का गोल है सेल्स, अगर सब प्रॉफिट गोल है तो आप कम सप्लाई करो, आप प्राइस हाई रखोगे, चीजें कम दोगे मार्केट, जैसे एप्पल। ठीक है? लेकिन सेल्स में क्या होगा सर? अगर आपको ज्यादा बेचने की इच्छा है तो आपको सप्लाई ज्यादा करना प्राइस पड़ेगा। ज्यादा कर दो। इनपुट, अगर रॉ मटेरियल का दाम अभी बढ़ा हुआ है, इनपुट यानी रॉ मटेरियल लेबर हाँ यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो अगर अभी लोअर है तो सर हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी मेरे को पता है सस्ता बन जाएगा, बना लो और बेच लो। लेकिन अगर इनपुट्स का प्राइस हाई हो गया है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, मेरे को पता है हम सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकता बेटा, मार्केट कंपटीशन वाला है, हाँ मार्केट में बहुत फाइट है। हम सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे मेरा माल कितना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम 6 रुपये में बनाते थे और 10 रुपये में बेच रहे थे। हाँ अब अगर हमको 5 रुपये हो जाए रॉ मटेरियल का दाम तो 10 में बेच रहे थे, प्रॉफिट बढ़ गया, आप ज़्यादा सप्लाई करोगे। लेकिन वही अगर रॉ मटेरियल का दाम 9 रुपये हो गया सर, आपका प्रॉफिट मार्जिन घट गया और फिर बात है आपको मज़ा नहीं आएगा, आप उतना बेचोगे नहीं, आप बोलोगे ये प्रोडक्ट का काम ही नहीं करेंगे, बेकार है। हाँ सर यानी सप्लायर ना प्रॉफिट मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेता है। ठीक है? हाँ टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो जाए सर ज़्यादा सप्लाई होगा। अरे टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तो प्रोडक्शन में तो ज़्यादा जल्दी होगा, और वही अगर टेक्नोलॉजी कम हो जाए तो सप्लाई कम होगी। गवर्नमेंट अगर ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दे, टैक्सेस हाई
सप्लाई गिराओगे तुम, क्योंकि तुमको पता है टैक्स ही दे देंगे तो कमाएंगे क्या, छोड़ो नहीं बेचेंगे इसको, कुछ और चीज का काम कर लेंगे। लेकिन अगर अभी टैक्सेस कम है तो ज्यादा बेच लो, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, लोगों में डिमांड ज्यादा होगी। सर अगर तुमको लग रहा है फ्यूचर में ये चीज का प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर प्राइस तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ेगा, तो अभी सप्लाई क्या करोगे? कम तो हाँ कम कर दोगे, तुमको लगेगा अभी रख के रखते हैं बाद में बेचेंगे जब दाम बढ़ेगा। हाँ, और भाई अगर तुमको लग रहा है कि फ्यूचर में ये चीज सस्ता होने वाला है, अभी बेच दे। अभी बेच लो बाबा, कमा लो। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, तुम्हारा चाय का बिजनेस है, चाय का, हाँ, और तुम्हारा मार्केट में ना कॉफी का प्राइस अभी बढ़ा हुआ है, तो चाय का सप्लाई क्या होगा? कम। हाँ, क्योंकि तुम भी चाहोगे हम कॉफी बेच लें, है ना? एज ए दुकानदार तुम कॉफी का पैकेट ज्यादा रखोगे, चाय का कम, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन अभी ज्यादा है, प्राइस बढ़ा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन भाई अगर अभी कॉफी का प्राइस मार्केट में गिरा पड़ा है तो तुम बोलोगे ठीक है मेरा चाय ठीक है, वही बेचे। नंबर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट, अगर बिजनेस में बहुत सारा फर्म्स है, मतलब वो प्रोडक्ट बेचने और बनाने के लिए बहुत लोग हैं, हाँ, सप्लाई हाई होगा। हाँ, और भाई अगर तुम और 2-3 ही लोग हो जो प्रोडक्ट बेचते हो, तो अकेले लोग कितना बेच लोगे? सप्लाई गिरेगी, है ना? हाँ, नेचुरल फैक्टर अगर तुम्हारे फेवर में है, सप्लाई बढ़ेगा। नेचुरल फैक्टर में फ्लड आ रखा है सर, वहाँ पहाड़ी इलाका है, चढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है, हिली एरिया में कोई भी चीज का सप्लाई ऑलवेज कम होता है, हाँ, क्योंकि वहाँ पहुँचाने में दिक्कत होता है ना, तो हर समय सप्लाई रेगुलर नहीं रख सकता। एक बार भेज दिया, अब अगली बार थोड़ा टाइम रुक के भेजिए। हाँ, लेकिन अगर एक नॉर्मल इलाका है और वहाँ का वेदर या फिर नेचुरल कंडीशंस तुम्हारे फेवर में है, तो ऑब्वियसली तुम इजीली स्मूथली काम कर पाओगे, तो सप्लाई ज्यादा करो, ठीक है? हाँ, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, है ना? बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़ेगा, सिर्फ प्राइस गिरे तो सप्लाई गिरेगी, ठीक बात? हाँ, सर सप्लाई फंक्शन क्या बोलता है? सप्लाई फंक्शन बोलता है कि ये रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? फैक्टर्स ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के बीच में। मतलब सर इन फैक्टर्स पे तुम्हारा सप्लाई डिपेंड करेगा। अगर ये फैक्टर तुम्हारे फेवर में है तो सप्लाई बढ़ेगा, और ये फैक्टर तुम्हारे अगेंस्ट में है तो सप्लाई गिरेगी। ये फैक्टर्स को देखो, ये तो समझा, पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ द गुड्स, एफ का एस का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ, एक्स एफ का मतलब क्या होता है? फंक्शन, फंक्शन, यानी रिलेशनशिप यहाँ बोल सकते हो। हाँ, फिर देखो पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ द गुड्स, पी आई का मतलब प्राइस ऑफ द इनपुट्स, टी मतलब टेक्नोलॉजी, डब्ल्यू मतलब वेदर कंडीशन यानी नेचुरल फैक्टर, जीपी माने गवर्नमेंट फैक्टर्स, ठीक है? हाँ, अब आ जाओ सप्लाई शेड्यूल किसको बोलते हैं? सर वो टेबल जिसमें सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप समझाया जा सके। शेड्यूल मतलब टेबल होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। देखो यही बात बताया यहाँ पे। फिर बोला ये शेड्यूल कितने टाइप का हो सकता है? 2, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। एक अकेला दुकानदार या उस एरिया का 5-7-15 दुकानदार, है ना? 5, 7, 10, 15 यानी मार्केट, और एक अकेला माने इंडिविजुअल। सर सारा लॉ ऑफ डिमांड जैसे चल रहा है। इंडिविजुअल सप्लाई का कर देखो, ये तो समझाया, जब दाम 500 रुपया था तुम 0 पीस बेच रहे थे, दाम 1000 हुआ तुम 10 बेचने लगे, दाम 1500 हुआ 30 बेचने लगे, दाम 2000 हुआ 55 बेचने लगे, दाम 2500 90 बेचने लगे। तो प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। ये इसका डायग्राम समझाने का। डिमांड कर तुम कुछ ऐसा बनाते थे नीचे की तरफ, सप्लाई कर ऊपर की तरफ बना, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है? पॉजिटिव, इसीलिए कर्व ऑलवेज अपसाइड हो। सर मार्केट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? सर उस एरिया के सारे सप्लायर पर्टिकुलर एरिया के, तो इनका भी डायग्राम, इनका भी क्या बोलोगे? जैसे ये था तुम्हारा इंडिविजुअल का, है ना, ये टेबल। तो जब हम मार्केट में समझाएंगे तो हम यहाँ पे सप्लाई ऑफ एक्स गुड्स, ये मान लो कोई मिस्टर एक्स का,
ये एक दुकानदार है मिस्टर एक्स, एक और दुकानदार ले लिए मिस्टर वाई। तो सर ये भी मान लीजिए 500 ले दाम था तो 10 पीस बेच रहा था, 20, 40, 60, 110। तो सर कितना हो जाएगा मार्केट सप्लाई? सप्लाई ऑफ मार्केट कितना हो जाएगा सर? 10, 30, 70, 60 और 55, 115, 100, 90, 110, 200। तो सर इंडिविजुअल सप्लाई एक सप्लायर का, मार्केट सप्लाई बहुत सारे सप्लायर का। जैसे इंडिविजुअल सप्लाई का डायग्राम ऐसे था एकदम थोड़ा सा उठता हुआ तेज, जबकि मार्केट सप्लाई का डिमांड थोड़ा सा ऐसे होगा, फ्लैटर होगा, ये स्टीपर होगा, ठीक ना? हाँ सर आ जाइए मेन पॉइंट के ऊपर। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। कहाँ लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा? सर एग्रीकल्चर गुड्स में काम नहीं करेगा। अरे बेटा सीजन निकल गया, आलू होने का, टमाटर होने का, मैंगोज होने का एक सीजन है ना। हाँ वो सीजन खत्म होने के बाद हम तुमको बोले हम तुमको 1 करोड़ की जगह 200 करोड़ रुपया देगा, बट हमको और प्रोड्यूस करके दो उसी लैंड को, दे पाओगे? नहीं। तो सर एग्रीकल्चर के केस में ये काम नहीं करता लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ने पे भी सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे। सर रेयर गुड्स, एंटीक पीसेस, सर वहाँ भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। तुम्हारे पास इंडिया में या दुनिया में अगर मान लो महाराणा प्रताप का 2 तलवार है, हाँ अब हम तुमको एक तलवार का दाम 100 करोड़ रुपए, हाँ हम तुमको बोले एक तलवार का 100 करोड़ नहीं, हम तुमको 300 करोड़ देगा एक तलवार का। हाँ। हमको लेकिन ऐसा और 10 तलवार ला दे, तो वो एंटीक ही ले लो। हाँ तो तुम ला ही नहीं सकते ना। हाँ तो एंटीक पीसेस पॉसिबल नहीं है सर बढ़ाना प्राइस बढ़ने पे भी। हाँ सप्लाई ऑफ लेबर, इसको लेबर्स लेजर भी बोलते हैं, एक और नाम से याद कर लो, उसको क्या बोलते हैं? लेबर्स लेजर। इसको एक और नाम से बुलाते हैं सर बैकवर्ड बेंडिंग कर, ठीक? हाँ क्यों बोलते हैं सर ऐसा? क्योंकि जनरली सप्लाई का डायग्राम ऐसा है ना, हाँ लेकिन हाँ। तुम्हारा जहाँ पे ये लैंड और ये रेयर पीसेस वाला में सप्लाई का डायग्राम ऐसा होता। सॉरी ये गलती, ऐसा होता। प्राइस बढ़े या घटे क्वांटिटी उतना ही रहता, ठीक है? करेक्ट। लेकिन तुम्हारा बैकवर्ड बेंडिंग या लेबर सप्लाई में प्राइस बढ़ने पे भी सप्लाई गिर जाएगा, यानी ये कर कुछ ऐसा हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है? सर ये कब होता है? जब लेबर लेजर होता है, इसीलिए इसका नाम, दूसरा नाम लेबर लेजर है। सर बोलना क्या चाहते हैं वो समझाइए, नाम ठीक है समझिए, नाम याद कर लेंगे, है ना? बट सर बोलना ये चाहते हैं कि कोई एक आदमी बेटा काम करने आया, उसको पैसे का बहुत जरूरत है, तुम उसको बोलोगे 8 घंटा काम करना 1000 रुपया देंगे, वो मान जाएगा एक बार, ठीक है? दिन का 8 घंटा काम करना 1000 रुपया देंगे। लेकिन जब तुम उसको बोलोगे 10 घंटा काम करना है 1500 रुपया दे देंगे, वो भी मान जाएगा, क्योंकि उसको पैसे। लेकिन एक टाइम के बाद अब जब जेब में पैसा आता है तो आदमी को आराम भी चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए। आदमी चाहेगा कि मेरे को दूसरे चीजों में भी ध्यान देना। अब वो बोलेगा भले ही आप प्राइस बढ़ा रहे हो लेकिन हम और सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, इनफैक्ट हम तो सप्लाई कम करेंगे क्योंकि हमको दूसरी चीजों में भी अब टाइम देना है। तो यानी कर कैसा बना? सप्लाई गिर रहा है ना प्राइस बढ़ने पे, ये बैकवर्ड बेंडिंग कर बना, ठीक है? वो अपना वर्क टाइम कम कर देगा जैसे जैसे उसका पैसा बढ़ेगा। तो पहले दोनों एक्सेप्शन में सप्लाई चेंज नहीं हो रहा था सर, कम बेसी दोनों ही नहीं हो रहा था, बड़ी लेबर लेजर में सप्लाई गिर जा रही है। एक और फैक्टर है जो तुम्हारे बुक में नहीं है बट हम पढ़ा देते हैं, टाइम फैक्टर या वेरी शॉर्ट टाइम फैक्टर जिसको बोल सकते। हम तुमको तुम्हारे दुकान में आए बेटा, तुम्हारा दुकान मान लो मिठाई का दुकान है या सोना चांदी का दुकान है तुम्हारा, चलो तुम्हारे सोना चांदी की दुकान की बात करते हैं। तुम्हारे दुकान में मान लो 10 अंगूठी बन के रेडी है मेरे साइज का, तुम बोले एक अंगूठी का दाम 20,000 रुपये, हम बोला मैं एक अंगूठी का 20,000 नहीं है, मैं एक अंगूठी का 30,000 रुपया देगा तुमको। बट अगले 15 मिनट के अंदर
मेरी साइज का, हमको तुम्हारे पास 10 अंगूठी रेडी है ना, हाँ मेरे को 10 नहीं 50 अंगूठी चाहिए अगले 15 मिनट, और दूसरे दुकान से नहीं लाना। बढ़ा पाओगे सप्लाई? नहीं, एक अंगूठी बनने में सर कुछ तो टाइम लगेगा, 15 मिनट में अंगूठी रेडी नहीं होता है। हाँ तो सर आप भले ही सब प्राइस बढ़ा दिए लेकिन सप्लाई बढ़ नहीं पाएगा। और रीजन इतना शॉर्ट टाइम दिए आप, थोड़ा टाइम ज़्यादा देते तो बनवा देते। ठीक बात? हाँ तो सर 4 एक्सेप्शन हो गए। लेबर लेजर जहाँ पे उल्टा सप्लाई गिर जा रहा है, बाकी तीनों रेयर आइटम या वेरी शॉर्ट पीरियड या एग्रीकल्चर आइटम, इनमें सर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। प्राइस बढ़े या गिरे सप्लाई उतनी रह जाए। ठीक है? हाँ फिर सर हम लोग पढ़े थे जैसे वहाँ पे मूवमेंट इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड, हाँ यहाँ भी पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है? सब मूवमेंट दो टाइप का होता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जो वहाँ था सेम सर, मतलब सर आपका यही सप्लाई कर्व रहेगा, सप्लाई कर्व नहीं बदलेगा। जब 5 रुपया दाम था, आप 10 पीस बेचने को तैयार थे, दाम 8 रुपया हो गया, आप 80 पीस बेचने को तैयार हो, यानी आपका सप्लाई बढ़ गया। लेकिन देखो कर्व वही रहा, कर्व नया नहीं बना, मतलब प्राइस के कारण सप्लाई मूव कर रहा है, इसी को मूवमेंट बोलते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और यही अगर 5 रुपया दाम पे दाम 4 रुपया हो जाता, आप 40 आप बेचते, सपोज करो 8 पीस, तो सर जी आपका सप्लाई गिर गया, प्राइस गिरने पे तो गिर गया, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी सेम कर्व पे मूवमेंट, बढ़ने को एक्सटेंशन, घटने को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, बिकॉज ऑफ प्राइस। ठीक है? और वही सर वो दूसरा होता है इंक्रीज और डिक्रीज, या जिसको राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड भी बोलते हैं। मतलब सर आपका दाम पहले 5 रुपया था, आप 10 पीस सप्लाई कर रहे थे, ये डायग्राम था। ठीक है? सर दाम अभी भी 5 रुपये ही है, लेकिन आप सप्लाई करने लग गए हो 20 पीस, तो नया डायग्राम बन जाएगा। ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है कर्व, इसको इंक्रीज या राइट वर्ड भी बोल सकते हो। वैसे ही सर दाम अभी भी 5 रुपये ही है, बट आप अपना सप्लाई गिरा के 5 पीस कर देंगे, ये नया कर्व बन गया, इसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन डिमांड। राइट माने बढ़ना, लेफ्ट माने घटना, कर्व का ही घटना बढ़ना, कर्व भी मूव हो गया सर, नया कर्व भी बन गया, कर्व शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर। प्राइस वही है सर, है ना? प्राइस पहले भी 5 रुपया था, अब भी 5 रुपये ही है सर, लेकिन मेरा सप्लाई कम या बेसी हो गया, इसको बोलते हैं शिफ्ट। तो जब अदर फैक्टर के कारण नया कर्व भी बन जाए, उसको बोलते हैं शिफ्ट। अदर फैक्टर के कारण, बस आपको एमसीक्यू में यही याद रखना है, प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर पड़े हो ना अभी सप्लाई का, तो वो बात बोलना चाहिए। और अगर प्राइस के कारण अप डाउन होता है तो उसको एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन यानी मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है? देखो ये बोला है कि नया सप्लाई कर्व भी बन जा रहा है, तो ये देखो डायग्रामेटिकली के लिए समझाया। ठीक? फिर हम लोग डिमांड में पढ़े थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ भी पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, कितना डिग्री या परसेंटेज रिस्पॉन्स करेगा तुम्हारा डिमांड अगर फैक्टर्स बदले तो, यानी यहाँ पे करेगा सप्लाई अगर फैक्टर्स बदले तो। फैक्टर भी से 3 हो सकते हैं, हम लोग जनरली प्राइस ही पढ़ेंगे, एक ही फैक्टर प्राइस। ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड में जैसे फॉर्मूला था चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ भी हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैसे निकलेगा? ओरिजिनल चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। वैसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 तो होता ही है, 100 कट गया, तो सर इसका सिंपल फॉर्मूला बन गया चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इंटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस।
ठीक है, सेम चीज डिमांड में जो पड़े कुछ अलग करने धक्का नहीं, बस एक ही चीज ध्यान में रखना सर, डिमांड में आगे जब प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ते थे ना तो वहां पे एक माइनस सिंबल होता था फॉर्मूला के पहले। हाँ हाँ क्यों? क्योंकि सर प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप था। इनकम में वही जब इनकम इलास्टिसिटी पढ़ते थे उस माइनस सिंबल हट जाता था, हाँ लेकिन सर यहाँ पे कभी माइनस सिंबल नहीं, क्योंकि यहाँ सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप क्या है? पॉजिटिव है ना, प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़ेगा सर, यानी रिश्ता पॉजिटिव है, इसलिए माइनस सिंबल नहीं होगा। सर वहां भी इलास्टिसिटी 5 टाइप का पढ़े थे, इन्फिनिटी, 0, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। हाँ यहाँ भी वही है 5 टाइप। जब इन्फिनिटी है उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, मतलब प्राइस हल्का सा भी चेंज हुआ सप्लाई इतना ऊपर या नीचे भाग गया इसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा है। हाँ यहाँ भी पढ़ेंगे इलास्टिक, इन परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब प्राइस कितना भी ऊपर नीचे हो जाए सप्लाई उतना का उतना ही रहेगा। ये एंटीक पीसेज में होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में होगा। हाँ रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब सर अगर मेरा प्राइस 5% बढ़े तो मेरा सप्लाई बढ़ेगा, वो तो हमको पिछला चैप्टर सिखा रहे हैं। हाँ और बढ़ेगा कितना सर? 5 से ज़्यादा, यानी 6, 8, 10 ऐसा कुछ। तो इलास्टिसिटी क्या होगा? ग्रेटर देन 1। वैसे रिलेटिवली इन इलास्टिक तो लेस देन 1, और यूनिटरी इलास्टिक मतलब इक्वल टू 1। ठीक है ना सर? इन्फिनिटी का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल। परफेक्टली इन इलास्टिक का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, मतलब प्राइस कितना चेंज हो, क्वांटिटी में नो चेंज। वर्टिकल, इसको वर्टिकल बोलोगे, इसको हॉरिजॉन्टल बोलोगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। सर रिलेटिवली इलास्टिक यानी लेस देन ग्रेटर देन 1, तो सर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। प्राइस जब 5 रुपये आता है, ये 10 पीस है। प्राइस के मुकाबले डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है सर, तो प्राइस तो आपका सर मान लीजिए, एक बार डायग्राम को ढंग से बनाने का जगह ले। सर प्राइस जब 5 रुपया था, आपका सप्लाई 10 पीस था। सर प्राइस तो 6 रुपये पड़ा, लेकिन आपका सप्लाई सर बहुत ज़्यादा ही बढ़ी। ये हो गया ग्रेटर देन 1। सप्लाई में 10, प्राइस 5 से 6 रुपया हुआ, कितना परसेंटेज बढ़ा? कैसे निकालोगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस? सर चेंज कितना हुआ? 1 रुपया, और ओरिजिनल कितना था? 5 रुपया, तो 1/50 20%। लेकिन सर सप्लाई आपका 10% से 10 यूनिट था पहले, अब 40 यूनिट होगी। अगेन भाई चेंज निकालो, 30 डिवाइडेड बाई 10, तो सर ये 30% बढ़ गया, है ना? तो प्राइस में 20% चेंज आया, जबकि सप्लाई में या क्वांटिटी में 30%। सर ये ग्रेटर देन 1, मतलब प्राइस का गैप छोटा है, सप्लाई का गैप बड़ा है। वही उल्टा हो जाता लेस देन 1 में, तो प्राइस का गैप बड़ा होता, सप्लाई का गैप छोटा। ठीक है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यूनिटरी इलास्टिक मतलब सर प्राइस में भी अगर 20% चेंज आया तो सप्लाई में भी 20% ही चेंज आया। प्राइस 20% बढ़ा, सप्लाई बढ़ेगा तो पता ही था सर, बट 20% ही बढ़ा। और ये लेस देन 1 में क्या हुआ था? प्राइस 20% बढ़ा, लेकिन मेरा सप्लाई हो सकता है 18% ही बढ़ा, या 15% ही बढ़ा, या 10% ही बढ़ा। ठीक है, लास्ट टॉपिक से इलास्टिसिटी सप्लाई कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। वैसे वो पूछेंगे मोर इलास्टिक की लेस इलास्टिक बताना। सर नेचर ऑफ गुड्स, अगर आपका गुड्स टिकने वाला है, ड्यूरेबल गुड्स है, तो सप्लाई मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि आप ज़्यादा ला के रख लोगे दुकान में, आपको चिंता नहीं है, धीरे धीरे बिकेगा तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सर नॉन ड्यूरेबल गुड्स है तो लेस इलास्टिक, आप ज़्यादा ला के नहीं रख सकते। टाइम फैक्टर, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा, आप ज़्यादा बना सकते हो। लेकिन भाई अगर आपको हम टाइम कम दें तो आप कम बना पाओगे, तो लेस इलास्टिक। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल या फैसिलिटीज अवेलेबल है बनाने के लिए तो सर मोर इलास्टिक, और बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है तो लेस इलास्टिक। सर अगर रॉ मटेरियल का दाम महंगा हो गया है तो लेस इलास्टिक, और रॉ मटेरियल का दाम सस्ता हो गया तो ग्रेटर इलास्टिक। सर मेरा जो इनपुट है ना वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है,
रॉ मटेरियल अगर इजीली अवेलेबल है बेटा तो मोर इलास्टिक, और अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो सब बनाएं कैसे? लेस इलास्टिक। सर मेरा बिजनेसमैन जो है ना वो ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है तो मोर इलास्टिक, और अगर वो लेस रिस्क लेने को तैयार है, ज़्यादा खतरा लेना उसका इच्छा नहीं है अभी, तो लेस इलास्टिक। ठीक है। अब आता है सर इक्विलिब्रियम पॉइंट, आखिरी टॉपिक, डिमांड और सप्लाई को कनेक्ट करता हो। सर इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है? सर वो प्राइस या वो क्वांटिटी जिस पे बायर और सेलर, बायर ले 5 रुपया में 10 पीस, मतलब एक पीस का दाम जब 5 रुपया है तो बायर भी 10 पीस लेने को तैयार है और सेलर भी 10 पीस देने को तैयार है। सेम प्राइस पे सेम क्वांटिटी बायर और सेलर दोनों लेने को देने को रेडी है, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। ये कैसे डिसाइड होता है मार्केट में? तो ये देखो डायग्राम वाइज। सर इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, पहले तो ये समझो, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है ऊपर जाता हुआ, ये मेरा सप्लाई कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व है, दोनों जहाँ मीट करे वही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जहाँ डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिस प्राइस एंड क्वांटिटी पे दोनों रेडी हो। बात क्लियर है? अब मान लो चंद्रलेखा कोई रीजन से तुम्हारा प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया तो सर डिमांड घट जाएगा, लेकिन सप्लाई बढ़ा देगा सप्लाई, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो बायर कैसे रिएक्ट करता है? वो सब डिमांड कम कर देता है ना। तो जब देखो पहले 5 रुपया दाम था तब बाजार में 10 पीस अवेलेबल था और तुम भी 10 लेने को तैयार थे, लेकिन दाम जैसे ही 6 रुपया हुआ बायर बोल रहे हैं हमको 8 ही पीस दो, और सप्लायर मार्केट में 12 पीस लेके उतर गया बेचने में। तो इससे होगा क्या? सर सप्लाई एक्सेस हो जाएगा, डिमांड कम। रुको वेट करो, सुनो मेरा बात। सप्लाई एक्सेस, प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड गिर गया, सप्लाई बढ़ गया। अब डिमांड 8 पीस का है, सप्लाई 12 पीस का है। इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। बाजार में जब कोई चीज का सप्लाई बढ़ जाता है चंद्रलेखा, वो प्राइस को किस तरफ पुश करता है? नीचे बेटा। सप्लाई बढ़ गया है तो प्राइस को, अभी प्राइस के हिसाब से सप्लाई मत सोचो, सप्लाई या डिमांड के हिसाब से प्राइस सोचो। तो प्राइस को किस तरफ पुश करता है? नीचे की तरफ। तो देखो वापस घूम के इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। वैसे अगर हम इस डायग्राम को रिवर्स कहानी में पढ़ें एक बार, ये मेरा डिमांड सप्लाई का रिलेशन है जहाँ पे 5 और 10 रुपये डिसाइडेड है। अब मान लो कोई रीजन से मार्केट का प्राइस गिर के 4 रुपया है, तो देखो सप्लाई कम हो गया लेकिन डिमांड बढ़ जा रहा है ना। प्राइस घटता है तो सप्लायर कम सप्लाई करेगा लेकिन डिमांड बढ़ गया। अब सप्लाई बाजार में 8 पीस का अवेलेबल है, डिमांड 12 पीस का। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेगा। एक्सेस डिमांड सिचुएशन क्रिएट होगा, प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है ना। तो घूम के वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। मतलब सर बाजार अपना इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक ढूंढ लेता है। हम ये कहानी अल्टीमेट बोलना चाहते हैं। आपको ये डायग्राम ये समझाता है कि कोई भी रीजन से अगर बाजार में एक्सेस सप्लाई हो जाए वो वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, प्राइस और क्वांटिटी। अगर बाजार में कोई वजह से प्राइस कम हो जाए तो भी घूम फिर के तुम्हारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। पॉइंट। अब छोटे छोटे 2-3 टॉपिक है। अगर मान लो सप्लाई कांस्टेंट है लेकिन डिमांड चेंज हो जाए, माने ये वाला देख रही चीज, तुम्हारा ये डिमांड सप्लाई का पॉइंट है, ये ये मेरा डिमांड सप्लाई का इंटरेक्शन है। ठीक है। अब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा है। मान लो सप्लाई तो कांस्टेंट है, अभी भी सप्लाई का कर्व वही है, लेकिन डिमांड का कर्व शिफ्ट हो जाए, माने नया कर्व बन जाए। तो ये दोनों पहले 5 रुपये और 10 यूनिट था। अब इसके कारण क्या हो रहा है? देखो प्राइस भी और सप्लाई क्वांटिटी भी दोनों ही क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सर जी एक लाइन में अगर याद करें कि अगर सप्लाई कांस्टेंट रहे
और डिमांड शिफ्ट हो जाए, हाँ, अगर डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए यानी राइटवर्ड, तो क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों ही बढ़ जाता। वही अगर डिमांड कब नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता तो नया इंटरेक्शन पॉइंट यहाँ होता, हाँ, तो क्या हो रहा है, प्राइस भी गिर गया और क्वांटिटी भी गिर गई। तो सर जी एक लाइन में याद कर लीजिए, अगर सप्लाई कांस्टेंट हो और डिमांड अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो दोनों बढ़ जाता है प्राइस और क्वांटिटी, और सब डिमांड अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए तो दोनों गिर जाता है प्राइस और क्वांटिटी। हाँ, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। वैसे ही अगर अब हम प्राइस को कांस्टेंट रखें, सॉरी डिमांड को, ये मेरा डिमांड सप्लाई का इंटरेक्शन है, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। हाँ, अब देखो मेरा डिमांड का लाइन वही है, डिमांड का लाइन में नो चेंज, लेकिन सप्लाई अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो देखो नया इंटरेक्शन पॉइंट क्या बन रही है, हाँ, तो सर मेरा प्राइस गिर गया लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई, तो यानी सर डिमांड कांस्टेंट रहे और सप्लाई अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो सर प्राइस गिर जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। जबकि डिमांड के टाइम में क्या हो रहा था, दोनों गिर या दोनों बढ़ रहा था। हाँ, तो यहाँ याद कर सकते हो, डिमांड अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट करे तो दोनों बढ़ जाता है, प्राइस एंड क्वांटिटी, और डिमांड अगर नीचे की तरफ शिफ्ट करे तो दोनों गिर जाता है, प्राइस भी और क्वांटिटी। ठीक है, तुम्हारे एमसीक्यू में इतने काम का बात है, तुम्हारे लिए वो डायग्राम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वही अगर सर मेरा डिमांड कांस्टेंट रह जाए और सप्लाई को हम शिफ्ट करवा दें, तो सप्लाई अगर बढ़े, मतलब सप्लाई अगर राइटवर्ड शिफ्ट करे तो प्राइस गिर जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाता है। लेकिन सप्लाई अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करे, देखो ये अगर सप्लाई कब जो है मेरा इधर बनता तो सर प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी गिर गया। तो सर अगर सप्लाई अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करे तो प्राइस बढ़ जाता है, क्वांटिटी गिर जाती है। ठीक है, हाँ, एक और केस लेते हैं, सर दोनों इक्वल शिफ्ट हो जाता तो, मतलब जितना प्राइस का लाइन शिफ्ट हुआ, ये देखो डिमांड का ये लाइन है, हाँ, ये जो डी नाम है, ये बन गया D1, मतलब तुम्हारा डिमांड भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। वैसे ये तुम्हारा सप्लाई का लाइन है SS, ये भी शिफ्ट हो गया और नया S1 बन गया, और सेम परसेंटेज में शिफ्ट हुए, मतलब सर डिमांड एंड सप्लाई दोनों शिफ्ट कर जाए राइटवर्ड और सेम परसेंटेज में, हाँ, तो सर प्राइस वही रह जाता है, जबकि सप्लाई बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। और उल्टा बोल दो, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता, सब प्राइस फिर भी वही रह जाता, सप्लाई क्वांटिटी कम हो जाती। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, वैसे ये देखो सप्लाई कर्व को थोड़ा सा शिफ्ट कराया, लेकिन डिमांड कर्व को ज्यादा शिफ्ट कराया। हाँ, सप्लाई बढ़ने से प्राइस गिरता है ना बेटा, हाँ, और डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है। हाँ, फोर्स ज्यादा किसका है, डिमांड का, हाँ, तो अल्टीमेटली तुम्हारा प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई प्राइस को नीचे गिराया और डिमांड प्राइस को ऊपर बढ़ाया। ज्यादा प्रेशर डिमांड का था तो प्राइस अल्टीमेटली बढ़ा हुआ ही रहेगी। सब प्राइस पहले 10 रुपया था, सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइस 8 रुपये पे आया, लेकिन डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस 15 रुपये पे चला गया, तो अल्टीमेटली प्रेशर ज्यादा किसका है, तो वो प्राइस बढ़ गया। और दोनों ही सप्लाई हो या प्राइस, क्वांटिटी को तो बढ़ाता ही अगर बढ़े तो, या क्वांटिटी तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस हल्का बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन कम, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वही उल्टा ले लो, यहाँ पे फोर्स किसका ज़्यादा है, सप्लाई का, डिमांड का कम, तो प्राइस गिर गया, क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है ना, ये था ये चैप्टर। अच्छा उल्टा होता तो सर, अगर डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई गिर रहा है तो सर दोनों ही प्राइस को किधर धक्का देता है, ऊपर की तरफ, तो सर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और क्वांटिटी वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है,
ये भी होता है एक रिलेशन। मतलब सर हमको एक सिंपल बात सोचना है, डिमांड के कारण प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है वो देखेंगे, और सप्लाई के कारण प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है वो देखेंगे। हाँ जिसका फोर्स ज्यादा है उसका रूल काम करेगा। हाँ बस ये था ये चैप्टर। आपका ये चैप्टर खत्म।